तो इमेजिन करो कि बारिश के मौसम में तुम स्टेशन पर खड़े होकर एक बस का इंतजार कर रहे हो और तुम्हारे बगल में एक सुंदर सी लड़की है जिसे तुम घूरे जा रहे हो। वो लड़की तुम्हारा घूरना नोटिस करके तुम्हें बोलती है, घूर क्या रहा है भोसड़ी के, तेरे पिछवाड़े में छाता डालकर खोल दूंगी। वो लड़का बोलता है, अरे मैं तो बस ये सोच रहा था कि ये छाता मैं तुम्हें दे दूं। वो लड़की बोलती है, क्यों, तेरे पीछे डालने के लिए। वो लड़का बोलता है, अरे नहीं यार, मैं तो सोच रहा था कि कहीं बारिश की वजह से तुम्हारी ब्रा और पैंटी वेट न हो जाए और तुम्हारे हाथ में कोई इम्पोर्टेंट चीज लग रही है, अगर वो भी वेट हो गई तो शायद तुम्हारे पेरेंट्स तुम पर नाराज हो जाएंगे, इसलिए मैं अपना छाता तुम्हारे हाथ में देना चाहता हूँ। वो लड़की उसे बोलती है, मेरे कोई पेरेंट्स नहीं है। और वो लड़का बोलता है, ये तो अच्छी बात है ना। हाँ तुमने सही सुना, वो यही बोलता है। लेकिन ये बात सुनकर न जाने क्यों वो लड़की थोड़ी सी हैप्पी दिखने लगती है और वो उस लौंडे से छतरी लेती है। यही नहीं बल्कि छतरी लौटाने के बहाने वो उस लौंडे से उसका नंबर भी लेती है ताकि रात को उसको न्यूड्स बेचकर उसकी कमजोरी बढ़ा सके। हमें पता चलता है कि उस लौंडिया का नाम अंजू है और लौंडे का कावरू। अगले दिन जैसा कि हम सब लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अंजू कावरू की क्लास में एज ए ट्रांसफर स्टूडेंट आती है, लेकिन न जाने क्यों वो सब लोगों को एटीट्यूड दिखाने लगती है। जैसे कि टीचर को बोलती है, मेरा इंट्रो करवाने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी मैं इन नल्ले लोगों से दोस्ती नहीं करने वाली। कावरू को बोलती है, छाता वापस करने के बहाने मुझे कॉल मत करना, तेरी औकात के बाहर हूँ मैं। और यही नहीं, जब क्लास की लड़कियाँ भी उससे बात करनी आती है तो वो उनकी माँ बहन एक करके उनकी बेइज्जती करती है। भाई इस लौंडिया को देखकर मैं सोच रहा था कि तेरे में किस बात का एटीट्यूड है भाई। लेकिन अंजू की भड़ेगिरी से तंग आकर एक लड़की उससे बोलती है, ना ही तेरे पास है बॉल, ना ही तेरे पास है बोचा, फिर काहे को करती है तू इतना लोचा। और वो अंजू की प्लेबॉय वाली किताब को लेकर जमीन पर फेंक देती है, जिसकी वजह से अंजू गुस्से में आती है और वो उसकी नाक के ऊपर पंच करके उसकी नाक फोड़कर उसे बोलती है, इस बार खून तुम्हारी नाक से आ रहा है, लेकिन अगली बार मुझसे पंगा लिया ना तो खून तुम्हारे पीछे की काली घाट वाली गुफा से आएगा, समझी लोड़ी। ये सारी घटनाएं हमारे कावरू के सामने होती है, जिसकी वजह से उसका छोटू और भी ज्यादा छोटा हो जाता है और वो घर जाकर अपने छोटू के साथ खेलकर सो जाता है। जब वो अपने छोटू को पकड़कर सो रहा होता है तभी उसे कुछ टूटने फूटने की आवाजें सुनाई देती है। वो जाकर चेक करता है तो उसे दिखाई देता है कि उसका बेवड़ा पापा दारू पीकर तोड़फोड़ करके चिल्ला रहा होता है कि मैं तो पापा हूँ, पापा इस दुनिया का पापा। कावरू के पापा कावरू को सामने देखकर उसे गालियां देने लगते हैं और बोलते हैं, ये सब तेरी वजह से हो रहा है, कारेन भी तेरी ही वजह से मरी है, ये सब तेरी गलती है। कावरू वहाँ से अपने पापा की हालत और अपनी इज्जत की परवाह करते हुए वो वहाँ से भागने लगता है। भागते भागते वो वहाँ के पहाड़ी वाले इलाके में चला जाता है। वहाँ पे जाने के बाद उसे एक अजीब सी पुसी के शेप वाली गुफा दिखाई देती है, जिसके अंदर से एक लाइट चमकने लगती है। कावरू सोचने लगता है, साला ये पुसी के अंदर एलईडी किसने लगा दी। उसने अपनी 14 साल की जिंदगी में इतनी बड़ी बिग पुसी कभी नहीं देखी होती। इस वजह से वो उस पुसी वाली गुफा की तरफ आकर्षित होकर उसके अंदर चला जाता है। वो उस पुसी के अंदर जाने के बाद बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे लगता था कि पुसी के बाहर वाले इलाके पर ही झाड़ियाँ होती है, लेकिन यहाँ पे तो पुसी के अंदर ही बड़े बड़े पेड़ हैं और पानी की तो कोई कमी ही नहीं। वो उन पेड़ों के बीच में से चलने लगता है और उसे अचानक से उसके मरे हुए पोपट की याद आने लगती है और थोड़ी देर चलने के बाद उस पुसी की गहरी अंधेरी जगह से एक पोपट बाहर आता है और वो उसके मुंह में चला जाता है। चड्डी के अंदर वाला पोपट नहीं, उड़ने वाला। कावरू उस पोपट को ध्यान से देखता है तो उसे समझ में आता है कि ये तो मेरा ही पोपट है जो कुछ साल पहले मर गया था। ये सब देखकर कावरू की फट रही होती है, जिसकी वजह से वो उस तोते को लेकर अपने घर की तरफ भागने लगता है। जब वो अपने घर जाता है तब उसके पापा जी उसको देखकर बोलते हैं, तुम आ गए बेटा, प्लीज तुम अपने बेवड़े बाप को बकचोद समझकर माफ कर दो, आगे से मैं ऐसा तुम्हारे साथ कभी नहीं करूंगा। लेकिन तुम इतने दिनों से कहाँ पर थे, तुम्हारे स्कूल वालों ने मुझे कितना फोन किया। कावरू बोलता है, लेकिन मैं तो कुछ मिनट के लिए वॉक पर गया था। उसके डैडी जी बोलते हैं, ठीक है, अगर तुझे नहीं बताना तो मत बता, चाके अपनी गांड मारा। कावरू को कुछ भी समझ में नहीं आता कि उसके पापा जी से क्या कह रहे थे, लेकिन जब वो अपना मोबाइल देखता है तो उसे पता चलता है कि 7 दिन बीत चुके हैं और उसे कुछ अंजू के न्यूड्स वाले भी मैसेज आए हैं। कावरू न्यूड्स को देख के हिलाकर स्कूल जाता है और अपना स्कूल खत्म करने के बाद शाम को फिर से उस पुसी वाली गुफा के अंदर चला जाता है, लेकिन इस बार उसके पीछे पीछे अंजू भी आती है। जैसे ही कावरू अंजू को नोटिस करता है वो उसका हाथ पकड़कर उसके बुब्स बाउंस कर करके उसे बाहर लेकर आता है, लेकिन जब वो बाहर आते हैं तब उस समय रात हो जाती है। अंजू कावरू से बोलती है, ये कैसा तुमने काला कटूला जादू कर दिया, अभी तो शाम थी, रात कैसे हो गई। कावरू अंजू को बताता है कि अगर तुम इस पुसी वाली गुफा के अंदर चलते जाते हो तो ये गुफा तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी कर देगी, लेकिन जब तुम उस गुफा के अंदर कुछ सेकंड बिताते हो तब तक बाहर बहुत सारा टाइम बीत जाता है। अंजू बोलती है, मेरी भी एक इच्छा है जिसे मैं पूरा करना चाहती हूँ और तुम्हारी भी एक इच्छा है जिसे तुम पूरा करना चाहते हो, तो चलो हम एक साथ उस गुफा के अंदर चलते हैं, लेकिन इस गुफा की बात हम दोनों के बीच में ही रहनी चाहिए, वरना तुम्हें मेरी टांगों के बीच वाली गुफा कभी नहीं मिलेगी। लेकिन इससे पहले कि वो लोग उस पुसी वाली गुफा के अंदर जाएं, उस गुफा के ऊपर वो दोनों रिसर्च करने लगते हैं। जैसे कि अगर तुम उस गुफा के अंदर 3 सेकंड बिताते हो तो बाहर की दुनिया में
2 घंटे बीत जाते हैं। गुफा के अंदर मोबाइल कॉलिंग काम नहीं करती, मगर एसएमएस काम करते हैं। लेकिन एसएमएस में बाहर वाले इंसान को बहुत ज्यादा डिले होता है और इन सब रिसर्च के दौरान वो दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। कारू बोलता है कि उसकी एक छोटी बहन थी जिसका नाम कारेन था। वो बचपन में पेड़ के ऊपर से गिरकर मर गई, जिसके बाद उसकी माँ ने उसके बेवड़े बाप पर उसे चोट दिया और कारू को ऐसा लगता है कि वो गुफा उसकी बहन लौटा सकती है, जैसा उसने उसके पोपट को लौटाया था। इसके बाद वो दोनों टनल के अंदर जाने के बारे में डिसाइड करते हैं। उनके पास 180 सेकंड यानी कि बाहर की दुनिया के 3 दिन होते हैं, क्योंकि उस समय 3 दिन के स्कूल के हॉलीडेज चल रहे होते हैं, तो उनके गायब होने पर किसी को शक भी नहीं होगा। वो दोनों फुल स्पीड में उस गुफा के अंदर दौड़ना चालू करते हैं, लेकिन कारू को उसकी बहन कहीं पर भी दिखाई नहीं देती। तभी वहाँ पर कुछ पेपर उड़कर आते हैं और वो अंजू के मुँह में चले जाते हैं। अंजू उन कागजों को कलेक्ट करने लगती है, जिसकी वजह से उन दोनों का टाइम वहाँ पर खत्म होने लगता है और वो दोनों बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद अंजू बताते है कि वो एक मांगा आर्टिस्ट बनना चाहती है, लेकिन उसके पास एक मांगा का बनने जितना टैलेंट नहीं है, इसलिए वो टैलेंट को मांगने के लिए उस गुफा में चली गई थी। वो बताती है कि ये पेपर उसकी लिखी हुई पहली मांगा है, लेकिन उसके पेरेंट्स को मांगा पसंद नहीं, जिस वजह से उन लोगों ने इसे फेंक दिया था। इसलिए मैं अपना घर छोड़कर यहाँ पर दूसरे घर रहने चली आई। अंजू की ये मासूम दुख भरी दास्तां सुनने के बाद कारू बोलता है, तुम्हारे पेरेंट्स तो मादर चोद हैं। जिसे सुनने के बाद अंजू का तन मन गर्म हो जाता है और उनका निब्बा निब्बियों वाला रिलेशनशिप चालू हो जाता है। वो दोनों अपने प्यार और सेक्स से भरी हुई लाइफ जी रहे होते हैं। तभी एक दिन कारू के डैडी जी अपने घर में एक रैंडी लाते हैं और वो कारू को बताते कि वो उसकी नई मम्मी बनने वाली है। कारू सोचने लगता है कि अगर ये रैंडी उसकी मम्मी बन गई तो सब उसे रैंडी का बच्चा बुलाएंगे। और जब वो अपनी इस प्रॉब्लम को शेयर करने के लिए अंजू के पास जाता है, तब उल्टा अंजू ही उसे एक सरप्राइज देती है। वो बताती है कि उसकी मांगा को लेकर एक कंपनी उसके साथ काम करना चाहती है, तो बेसिकली अब उसे उस गुफा के अंदर जाने की कोई जरूरत नहीं। अब वो अपनी गुफा का इस्तेमाल करके सफलता की सीढ़ी चढ़ सकती है। लेकिन अंजू आगे बोलती है कि वो फिर भी उसे कंपनी देने के लिए उसके साथ उस गुफा के अंदर जाएगी। लेकिन अंजू की ये बातें सुनकर वो डिसाइड करता है कि वो एक मर्द है और वो अकेला इस गुफा के अंदर जाएगा। कारू अंदर जाते ही वो अंजू को गुड बाय लवड़ी वाला मैसेज करता है। अंजू को जैसे ही वो मैसेज मिलता है, वो रोती हुई भागी भागी उस गुफा की तरफ चली जाती है और उस गुफा के सामने खड़ी होकर जोर से चिल्लाती है, इधर गुफा के अंदर चलते हुए कारू को 14 घंटे से भी ज्यादा का समय हो जाता है, लेकिन कारू को अपनी बहन कहीं पे भी दिखाई नहीं देती। वो बहुत ज्यादा थक जाता है, उससे बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा। तभी उसके सामने एक दरवाजा आता है। वो दरवाजा खोल के अंदर चला जाता है तो उसे उसके सामने अपनी बहन दिखाई देती है। वो अपनी बहन के साथ थोड़ी देर तक बातचीत करता है। तभी उसके फोन पर धनाधन अंजू के मैसेज आने लगते हैं। वो बताती है कि उसने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली, फिर किसी लौंडे के साथ मरा ली, फिर उसकी मांगा पब्लिश हो गई, उसने एडिटर के साथ मरा ली, अब उसकी मांगा पॉपुलर हो गई और वो करोड़पति बन गई। अंजू के ये सारे मैसेज पढ़ने के बाद कारू को याद आता है कि उसने तो एक बार भी अंजू के साथ गपागप नहीं किया, इसलिए वो अपनी बहन को वहीं पर छोड़कर वापस भागने लगता है। और वो भागते भागते अंजू को मैसेज करता है, अपनी टांगे तैयार रखना डार्लिंग, मैं आ रहा हूँ। और वो मैसेज करने के चक्कर में उस पुसी के पानी के अंदर गिर जाता है। कारू का ये मैसेज अंजू को पहुँचने के बाद अंजू अपनी सेक्सी टांगे लेकर कारू के पास पहुँच जाती है और उसे एक किस भी देती है, वो भी फ्रेंच वाली। अंजू बोलती है, ये तो बस ट्रेलर है डार्लिंग, बस तुम बाहर तो चलो। तुम्हारी ये अंजू, थारी अंजू ऐसी पोजीशन दिखाई कि तने कभी सच्ची न होगी। और इस तरह से अंजू कारू को बाहर लेकर आती है। लेकिन जब तक कारू उस गुफा से बाहर आता है तब तक 13 साल बीत चुके थे। भाई मेरा बस इस लौंडे से एक ही सवाल है, तू अंदर गया है क्यों था? एक तो तू अपनी बहन को वापस नहीं लाया, ऊपर से तुम्हारे 13 साल फालतू में चले गए और प्लस बोनस में तेरी आइटम की कोई और बचा के चला गया। भाई मैं सच बता रहा हूँ, इसके जितना चूतिया मेन कैरेक्टर मैंने अपनी जिंदगी में आज तक नहीं देखा और मैं देखना भी नहीं चाहूंगा। लेकिन वीडियो की स्क्रिप्ट बहुत अच्छी बन रही थी, इसलिए अपन ने वीडियो बना दी। आई मीन अगर तुम अब तक देख रहे हो तो वीडियो अच्छी होगी ना, तो जरा क्या तुम उस लाइक और कमेंट को दबा दोगे और अगर हो सके तो शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।